Good morning, students. I am Dr. Preeti Ameta, Associate Professor Chemistry, SGG गवर्नमेंट कॉलेज बसवाड़ा। मैं आपको अकार्बनिक रसायन का फर्स्ट ईयर का अकार्बनिक रसायन आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें अपन ने ये पहला चैप्टर लिया है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक ये आपकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा बंधों के प्रकार के बारे में बताऊंगी और फिर इनके अपन सिद्धांत एक के बाद एक पढ़ते चले जाएंगे। नाउ बंध क्या होता है? बंध वह चीज़ है, सबसे पहले बंध को क्या कहते हैं? बंध वह क्रिया है जिसमें दो परमाणु आपस में तभी मिलते हैं जबकि वो स्थायित्व की तरफ जा रहे हों या उनको स्थायित्व प्राप्त हो रहा हो, तभी कोई दो परमाणु मिल करके अणु बनाते हैं। एटम्स मिलके क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। ना बंध बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जब वो 8 इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे तो ही वो स्थायित्व को प्राप्त करता है। ये स्टडी नॉर्मली एक्चुअली केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री वो है कि प्रकृति में जो चीज़ें पाई जा रही हैं उनकी स्टडी करना। तो ये इसमें प्रकृति में ये देखा गया कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्थायी है, ऐसा नेचर में पाया गया। स्टडी अपन केमिस्ट ने क्या करी कि 8 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होने चाहिए आउटर शेल में। तो इस तरह यदि किसी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो दूसरे एटम के साथ, ऐसे एटम के साथ कंबाइन होगा जिसको कि इसके साथ मिल करके दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और मिलने के बाद उनमें स्टेबिलिटी हो रही हो, वो स्टेबल हो रहा हो, तभी वो बंध बन पाता है। जैसे वाटर है, वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। इसी तरह H2O2 है, उसमें भी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन हो गए। ये तो हो गए बंध बन गए, क्योंकि इनमें दोनों में मिक्स होने के बाद सब में 8-8 इलेक्ट्रॉन या स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि अब इनके गुण देखें तो देखिए, वाटर जो होता है वो इंसान के लिए या प्रकृति के लिए लाइफ का काम करता है, जबकि H2O2 इज़ पॉइजनस, जहरीला होता है। इस तरह से यदि तरह तरह के कंपाउंड्स प्रकृति में जो पाए जाते हैं उनकी स्टडी की गई तो देखा गया कि हर कंपाउंड के अलग अलग गुण होते हैं, हर कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग होता है, उनकी संरचना अलग होती है, हर कंपाउंड में जो बंध पाया जाता है वो अलग होता है, उनका सारी मतलब उनके गुण, प्रकृति, उनके पाए जाने का स्थान सभी अलग अलग होता है। जब ये चीज़ें सारी देखी गई तो केमिस्ट के दिमाग में यही आया कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके कारण इनमें ये डिफरेंस पाया जाता है। उस क्यूरोसिटी के कारण, उस इच्छा के कारण इसमें तरह तरह के बंधों की स्टडी की गई, हर कंपाउंड की स्टडी की गई, एटम की स्टडी की गई, और सब में जो आज तक जो इसके बारे में पढ़ा गया है उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। ना बंधों के कितने प्रकार होते हैं इसमें थोड़ा सा ही देखिए। बंधों के काफ़ी सारे प्रकार होते हैं। सबसे पहला मैंने इसमें लिखा हुआ है सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध, वंडरवाल बंध, ऐसे काफ़ी सारे। पहला अपन लेते हैं सहसंयोजक बंध। बंध क्या होता है? बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रोल होता है। सबसे पहले क्या बोलेंगे अपन? बंध के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का योगदान होता है। अब सहसंयोजक बंध उसको कहते हैं जिसमें दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का समान रूप से साझा होता है, वो क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध। इसमें क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लाइन में? समान रूप से साझा। यदि आपके एक लाइन का क्वेश्चन आता है सहसंयोजक बंध क्या है, तो आपके क्या लिखेंगे? दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का समान रूप से साझा। जैसे कि क्लोराइड में मैंने बता रखा है, दोनों क्लोरीन में साथ साथ है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। शेयर मतलब क्या होता है? दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे मतलब बंध में काम में लेंगे, लेकिन अधिकार दोनों का बराबर होगा। इस तरह से क्लोराइड बन गया। तो ये क्या कहलाता है? सहसंयोजक बंध, दोनों का समान योगदान और समान रूप से साझा। दूसरा देखिए, उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध में क्या है? इसमें दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन्स का असमान रूप से साझा होता है। असमान रूप से साझा क्या हुआ कि बंध में पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन, किसी भी बंध में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं? 2। तो उसमें
पार्टिसिपेट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं, लेकिन दोनों का अधिकार बराबर होता है। जैसे ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म बी के साथ साझा किया, लेकिन उसने अपने अधिकार भी पूरा नहीं छोड़ा। इट मीन्स ए और बी दोनों का बराबर साझा, पर बंध में काम में आने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन ए की तरफ से होंगे। तो ए इसमें डोनर कहलाता है, बी इसमें एक्सेप्टर, दाता और ग्राही। इसको तीर से शो करते हैं और उसको ऊपर वाले को एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। नाउ आयनिक बंध क्या होते हैं? आयनिक बंध क्या होता है? शुद्ध विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। कोई इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा नहीं होता है। ए, जैसे इसमें बताया, ए प्लस और बी माइनस। ए अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, बी को पूरा दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन देने से क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, बी का लेने से माइनस चार्ज आ जाएगा, और दोनों प्लस और माइनस में ऑपोजिट अट्रैक्शन के कारण आयनिक बंध बनता है। दो आयन बन गए और आयन से आयनिक बंध बन गया। नेक्स्ट है धात्विक बंध। धात्विक बंध ज़्यादातर क्या होता है? धातुओं में होता है। तो धातु आयन में क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जैसे धात्विक जो होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। इसमें आयरन में आप देखिए, लोहा, चांदी, गोल्ड और कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे क्या होते हैं? मेटल होते हैं, और ये धात्विक बंध बनाते हैं। आयरन में देखो आप, Fe जो है +2 +2 +2 +2 इस तरह से दो दो इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये लेयर्स में होता है। एक लाइन Fe की आपको ऊपर दिख रही है, एक उसके नीचे दिख रही है, और बीच में सारे निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स बैठे रहते हैं। बीच की जगह पे कौन होता है? जो भी इलेक्ट्रॉन्स इनमें से निकलते हैं वो वहाँ जा कर के बीच के स्थान पे, जिसको अंतराकाशी कोश या अंतराकाशी अवकाश कहते हैं, वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ के आयरन को खींच के रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आयरन प्लस है, दोनों बाउंड करके रखते हैं, बांध के रखते हैं। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन और इतने सारे आयरन आपस में मिल करके धात्विक बंध बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड, दुर्बल आकर्षण बल होता है ये हाइड्रोजन बंध। अभी तक तो अपन जो पढ़ रहे थे वो सब क्या था? एटम्स के बीच में था। हाइड्रोजन बंध क्या होता है? मॉलिक्यूल के बीच में होता है। सबसे पहली बात तो अणु के बीच में, ये बहुत दुर्बल होता है। इसमें क्या है, कम से कम कोई भी मॉलिक्यूल जिसके अंदर हाइड्रोजन बंध बन रहा है, उसमें एक हाइड्रोजन व एक उच्च विद्युत ऋणता वाले आयन की आवश्यकता होती है। उन दोनों के बीच में जो वीक फोर्स लगता है, दुर्बल बल लगता है, उसको अपन कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें देखिए आप, H2O है, HHO, अगला वाला HHO के बीच में एक डॉटेड लाइन मैंने बता रखी है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में डॉटेड लाइन है। ये जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को, टूटी हुई लाइन, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट करके दुर्बल आकर्षण बल के कारण हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसमें एक हाइड्रोजन काम में आ रहा है, एक ऑक्सीजन काम में आ रहा है, जो कि उच्च विद्युतऋणी अणु है, एटम है। वंडरवाल फोर्सेस। अब वंडरवाल बल भी क्या होते हैं? वंडरवाल बल अन्योन्य क्रिया है, वही एक तरह से आकर्षण या प्रतिकर्षण है। द्रव में उपस्थित अणु, सबसे पहली बात तो ये द्रव में होता है, दूसरा अणुओं के बीच में होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है, इसको अपन कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस। जैसे कि पानी के अंदर यदि आपने NaCl डाल दिया, तो NaCl के जो अणु हैं वो वाटर के हाइड्रोजन के साथ मिलकर, क्लोराइड जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर के वंडरवाल फोर्सेस, या Cl जो NaCl का Cl- किसके साथ मिलेगा? हाइड्रोजन के साथ। Na+ किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ। और NaCl के दो मॉलिक्यूल पानी के अंदर सोडियम दूसरे वाले सोडियम क्लोराइड के साथ अट्रैक्शन फील करेगा। यानी कि जितने भी पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव हैं आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन या क्रियाएं करते हैं, उनको कहा गया है वंडरवाल फोर्सेस। वंडरवाल नाम क्या है? वंडरवाल साइंटिस्ट का नाम है। नेक्स्ट देखिए, एक जो ये ऊपर वाले सारे बंध हैं, ये इनको डिफरेंट दूसरे नाम भी दिए गए हैं, जिनका नाम है सिग्मा, पाई और डेल्टा। किन्हीं भी दो आयनों के बीच बनने वाला जो पहला बंध होता है, चाहे वो सहसंयोजक, उपसंयोजक, आयनिक, कोई सा भी हो, उसको अपन कहते हैं सिग्मा। उन्हीं दो के बीच में जो दूसरा बनता है उसको कहते हैं पाई।
और उन्हीं दो के बीच में यदि तीसरा भी बनता है तो उसको भी अपन क्या कहते हैं, पाई बंध। दो अणुओं के धातुओं के मध्य दुर्बल बंध, दो अणुओं के मध्य दुर्बल बंध जो अणु की ज्यामिति के लंबवत बनता है। दो अणु हैं, दोनों अणु के बीच में मान लो मेटल प्रेजेंट है। मेटल जैसे अपन ले लेते हैं हेक्सा एमीन कोबाल्ट या टेट्रा एमीन कोबाल्ट, 4 अमोनिया है, 1 कोबाल्ट है सेंटर में। इन दोनों अणु के बीच में जो कोबाल्ट कोबाल्ट पाया जाता है, ये कोबाल्ट आपस में सीधे वर्टिकल आपस में एक दुर्बल बंध बनाते हैं जिसको कि डेल्टा बॉन्ड कहा जाता है। नीचे देखिए बता रखा है, 2 स्क्वायर बता रखे हैं, इसको कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति। स्क्वायर प्लेनर 2 है, इसके बीच में मेटल है, इनके बीच में जो लंबवत बन रहा है, इनकी ज्यामिति से लंबवत, इसको कहा जाता है डेल्टा बॉन्ड। इस तरह से ये विभिन्न प्रकार के बॉन्ड होते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है कि इसको अपन और भी नाम दिए गए हैं, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। वही चीज़ हो गई, 2 एटम्स के बीच में बनने वाला प्रथम बंध एकल, बनने वाला सेकंड द्विबंध और बनने वाला तीसरा बंध त्रिबंध कहलाता है। HCl है, सिंगल बनेगा। ऑक्सीजन में 2 हैं, एक डबल बॉन्ड कहलाएगा। नाइट्रोजन में 3 है, ये ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। इसी तरह से आप देखिए एकाकी युग्म क्या होता है। एकाकी युग्म किसको कहते हैं, लोन पेयर बोला जाता है इसको इंग्लिश में। परमाणु पर उपस्थित संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वे इलेक्ट्रॉन जो कि संयोजी कोश में पाए जा रहे हैं, का असाझित युग्म, ऐसा इलेक्ट्रॉन का युग्म जो कि साझा नहीं करता यानी बॉन्ड नहीं बनाता है, ये बंध में भाग नहीं लेते हैं, पर अणु की ज्यामिति व रासायनिक गुणों को प्रभावित करते हैं, उसको कहा जाता है एकाकी युग्म। यानी कि आउटर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का ऐसा पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाएगा लेकिन उसके गुणों को और उसकी ज्योमेट्री को जरूर डिस्टर्ब करेगा, इसको अपन कहते हैं एकाकी युग्म। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, अब ये जो जितने भी अणु बने थे इनके स्थायित्व को समझाने के लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। सबसे पहला सिद्धांत जो दिया गया ये लुईस सिद्धांत है। 1916 में परमाणु अपना में लुईस ने ये दिया था, इसने यही कहा था परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए दूसरे परमाणु के साथ मिल करके साझा करता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है। उसमें 1, 2 या 3 जिससे भी अष्टक पूर्ण हो रहा वो उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। इस तरह से जो आपने एक बहुत पहले 9th में एक बिंदी और क्रॉस और इस तरह से H और Cl के डायग्राम और Cl का आपस में मैंने यहाँ पर सबसे पहले सहसंयोजक बंध में भी क्लोराइड के एग्जाम्पल में बताया है। इस तरह का जो पूरा कॉन्सेप्ट था लुईस ने दिया था। इसमें क्या कमी रही थी, बंध की प्रकृति, ऊर्जा, ज्यामिति, चुंबकीय गुण आदि को ये कभी भी समझा नहीं पाया था। ये जस्ट इसने बताया था कि वो अष्टक पूर्ण करता है। नाउ सेकंड क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट का नाम था। तरंग यांत्रिकी के अनुसार इन्होंने एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें काफ़ी लंबी इक्वेशन है, उसकी आवश्यकता नहीं है इसलिए मैंने अब यहाँ नहीं लिखी है। इससे अणु के स्थायित्व को और गुणों को बहुत अच्छे से समझाया गया था। वो इतनी एग्जैक्ट इक्वेशन थी कि उसके सारे गुण बहुत अच्छे से समझाए जा सकते थे किसी भी मॉलिक्यूल के। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी बड़ी थी कि कोई भी इसको इजीली सॉल्व नहीं कर पाता था। इजीली क्या, इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इसलिए ये मतलब थोड़ा सा फेल तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये इस रूप में काम में नहीं आने लगी। इसके स्ट्रक्चर और गुणों को जानने के लिए इसको काम में नहीं लिया गया। नेक्स्ट देखिए तीसरे प्रकार का जो होता है वो है संयोजकता बंध सिद्धांत, जो कि अपन पढ़ेंगे आगे। सभी प्रकार के बंधों के यौगिकों के लिए ये होता है। इसको अपन पूरा पढ़ेंगे इसलिए मैं यहाँ अभी नहीं बता रही हूँ। उसके बाद है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VACP-RT। केवल अणुओं की ज्यामिति के लिए इसको बताया गया है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT सिर्फ उपसंयोजक यौगिकों के लिए इसको दिया गया था। लिगेंड फील्ड सिद्धांत उपसंयोजक यौगिकों के लिगेंड के योगदान को समझाया गया था। लास्ट है आणविक कक्षक सिद्धांत या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, सभी प्रकार के बंधों व सहसंयोजक उपसंयोजक सभी प्रकार के यौगिकों के लिए दिया गया था। और आज तक का सबसे लेटेस्ट सिद्धांत
यही है, और इससे काफ़ी सारी चीज़ों को समझाया गया। तो सक्सेसफुल थ्योरी सबसे अभी इस समय कौन सी है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। पर चूँकि इसको पढ़ने के लिए, इसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत से अपने को पढ़ना पड़ेगा। अतः अपन नेक्स्ट वीडियो में संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, किस तरह से ये काम करता है, और किससे सारा इससे मॉलिक्यूल्स के ज्यामिति गुणों को समझाया गया, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।